आज सुनिए हिंदी की लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी दूर न जाना बिटिया। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अम्मा, मैं छत पर जा रही हूँ, अपना खाना भी वहीं ले जा रही हूँ, रश्मि ने माँ से कहा और भोजन की प्लेट लेकर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत पर जाने लगी। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। माँ जाड़े की धूप में आंगन में बैठी शाम के भोजन के लिए मेथी का साग तोड़ रही थी। रश्मि अभी अभी कॉलेज से आई है। हाथ मुंह धोकर अपने लिए भोजन लेकर वो माँ से पूछकर छत पर जाने लगी। माँ ने रश्मि के हाथ में पकड़े हुए भोजन की प्लेट की ओर देखा। अरे, सिर्फ गुड़ रोटी लेकर ले जा रही है, निमोना और चावल भी बना है, वो कौन खाएगा? माँ ने कहा। जब तक अम्मा की बात पूरी होने पाती तब तक रश्मि उछलती कूदती छत पर जा चुकी थी। अम्मा जानती हैं कि वो घूम घूम कर छत पर गुड़ रोटी खाएगी और अपनी छोटी बहन अंशिका से बातें करती रहेगी। रश्मि और अंशिका एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। रश्मि इस वर्ष 9वीं और अंशिका 7वीं में पढ़ रही है। इनका कॉलेज घर से अधिक दूर नहीं है। वे दोनों एक साथ पैदल कॉलेज आती जाती हैं। अभी अभी ये दोनों कॉलेज से आई हैं और रश्मि गुड़ रोटी लेकर छत पर चली गई है। अंशिका पहले ही छत पर जा चुकी है। सर्दियों के दिन हैं। खिली धूप में घूमना फिरना इन्हें अच्छा लगता है। सांझ को धूप जब ढलती हुई छत की रेलिंग से नीचे उतरने लगती है तब वे दोनों नीचे आती हैं। इस समय घर में कोई काम भी नहीं होता है। ये कॉलेज से आकर कुछ देर के लिए मूड फ्रेश करना चाहती हैं और छत पर चली जाती हैं। पूस की धूप किसे भली नहीं लगती। आजकल दिन में सभी अपने घरों की छतों, दालानों अथवा धूप वाले खुले आंगन में बैठकर दोपहर की धूप का आनंद लेते दिखाई देते हैं। रश्मि को भी खुली छत व खुले वातावरण में रहना अच्छा लगता है। रश्मि और अंकिता इस छोटे से कस्बे सोनवा में रहती हैं, जो एक कस्बे से विकसित होता हुआ धीरे धीरे छोटे शहर के रूप में विकसित हो रहा है। अभी ये शहर एक ओर खेत, बाग बगीचे, ताल तलैयों से समृद्ध है तो दूसरी ओर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, तो कहीं बड़ी बड़ी दुकानें, छोटे छोटे मॉल आदि के बन जाने से एक छोटे शहर का रूप लेता जा रहा है। यहाँ रहने वाले आज के शहरी होते लोगों में कहीं ना कहीं पहले वाला गांव बसा हुआ है, छुपा हुआ है। रश्मि के पिता रामशरण जी का परिवार यहीं का रहने वाला है। उनका परिवार कब से यहाँ रह रहा है उन्हें पता नहीं। उनके दादा परदादा बताते हैं कि वे लोग इसी गांव के निवासी हैं। पूरा कुनबा, भाई पट्टीदार सब इसी गांव में रहते हैं। रामशरण जी के अपने परिवार में 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। दोनों बेटियां रश्मि और अंशिका बेटों से बड़ी हैं। चारों बच्चे घर के समीप स्थित एक कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज अभी नया नया खुला है। बमुश्किल 4 वर्ष हुए हैं। इसमें नए नामांकन होते जा रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ठीक ठाक है। इस समय दोनों छोटे बेटे भी स्कूल से आकर घर के सामने पड़े खाली मैदान में अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहे हैं। रामशरण जी की इच्छा है कि दोनों बेटियां रश्मि और अंकिता पढ़ लिख जाएं और उनका विवाह पढ़े लिखे खाते पीते परिवार में हो जाए। साथ ही ये भी कि बेटियों का ब्याह किसी बड़े शहर में हो। यहाँ रहने वाले उनके एकाध रिश्तेदारों की बेटियों का ब्याह गांव में खेती किसानी वाले परिवार में हो गया है। अनाज पानी घर में भले ही भरा हो, किंतु उन बेटियों की जिंदगी गांव तक ही सीमित हो गई है। वे बेटियां जब भी पीहर आती हैं, उनकी बातों से यूँ प्रतीत होता है मानो वो घुटन भरी जिंदगी जी रही हों। विवाह पूर्व की वो उमंग उत्साह, बात बात में खिलखिला पड़ने वाली, खेतों बागों में हिरनी की भांति कुलाचे भरने वाली उन लड़कियों के चेहरों पर विवाह के पश्चात उदासी व निराशा की परतें तथा आंखें स्वप्न रहित दिखती हैं। उन बेटियों के अनुसार उन्हें अब अपना शेष जीवन किसी प्रकार काटना है। वे कहती हैं कि उनका जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए है। अपना जीवन जितना भी जीना था पीहर में माता पिता के घर जी चुकी हैं। रामचंद्र जी सोचते हैं कि उनकी बेटियों के साथ ऐसा ना हो। यही कारण है कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ा लिखा कर उनका ब्याह शहर में करना चाहते हैं, जिससे उनकी बेटियां खूब खुश रहें। इन्हीं सपनों के साथ दिन व्यतीत होते जा रहे हैं।
माँ, मैं अपनी फ्रेंड राधिका के घर जाऊं? थोड़ी देर में आ जाऊंगी, रश्मि ने अपनी माँ से पूछा। माँ छत की अरगनी में पड़े कपड़ों को उलट पुलट रही थी। पूस माह की धूप तो मानो निकलते ही ढलने लगती है। दिन छोटे होते हैं, धूप में पड़े सुबह के कपड़े शाम तक सूख नहीं पाते हैं। इस समय मोहल्ले के लगभग सभी घरों की छतों की अरगनियों पर दूर दूर तक, जहाँ तक दृष्टि जाती है, रंग बिरंगे कपड़े सूख रहे हैं। जाओ, शीघ्र आ जाना। अंशिका को भी साथ में ले लो। आजकल शाम जल्दी ढलने लगती है। दिन रहते रहते आ जाना, माँ ने रश्मि से कहा। ठीक है मम्मी, आ जाऊंगी, रश्मि ने कहा। रश्मि और अंशिका ने बाहर पहनने वाले कपड़े पहने और तैयार होकर प्रसन्नचित्त आपस में बातें करती हुई अपनी मित्र राधिका के घर की ओर चल दी। राधिका का घर इसी मोहल्ले में कुछ घर छोड़कर आगे है। दोनों बहनों को एक साथ जाते देख छोटा भाई आयुष दौड़ता हुआ माँ के पास आया। माँ, मैं भी दीदी के साथ घूमने जाऊंगा, आयुष ने हठपूर्वक कहा। तो जाओ ना, माँ ने कहा। कैसे, वो तो चली गई, आयुष ने मायूसी से कहा। जब दीदी जा रही थी तब तुम कहाँ थे? दीदी तो अपनी सहेली राधिका के घर गई है, माँ ने कहा। मैं बाहर खेल रहा था, मैंने दोनों को उधर जाते हुए देखा है, मुझे भी जाना है मम्मी, आयुष ने हाथ से राधिका के घर की ओर संकेत करते हुए कहा। नहीं बेटा, अभी वो जा चुकी हैं, तुम खेल कर आए हो, हाथ पैर गंदे हैं। दीदी कभी फिर कहीं घूमने जाएंगी तो तुम्हें ले जाएंगी, हम कह देंगे। अभी हैंडपंप से हाथ मुंह धोकर साफ कपड़े पहन लो, पापा आ रहे होंगे। होमवर्क कर लो, शाम को पापा भी पढ़ने के लिए बैठाएंगे, माँ ने आयुष से कहा। ठीक है, अगली बार हम भी दीदी के साथ घूमने जाएंगे, कोई अन्य मार्ग न देखकर आयुष ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, हम दीदी से कह देंगे। अभी हाथ मुंह धोकर राजा बेटा बन जाओ, माँ ने कहा। आयुष खुश होते हुए आंगन में लगे हैंडपंप से हाथ मुंह धोने लगा। प्राकृतिक रूप से भूमि से निकलता हुआ हैंडपंप का पानी गर्मियों में शीतल और सर्दियों में गुनगुना आता है। हैंडपंप के पानी की यही विशेषता है। इस छोटे से शहर के लगभग प्रत्येक घर के आंगन दालान में हैंडपंप लगा हुआ है। आयुष हाथ मुंह धोकर बरामदे में बिछे तख्त पर बस्ता लेकर पढ़ने बैठ गया। कुछ ही देर में छोटा भाई अविरल भी खेल कर आ गया। वो भी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर तैयार हो गया। दोनों बेटे तख्त पर बैठकर होमवर्क करने लगे। होमवर्क कर वे दोनों कुछ देर आराम करेंगे। शाम को पापा के आ जाने पर थोड़ी पढ़ाई और करेंगे। तत्पश्चात भोजन कर सभी बच्चे सोने चले जाएंगे। बच्चों की यही दिनचर्या है। बच्चों के इर्द गिर्द ही बड़ों की भी दिनचर्या बंधी है। ओह, सांझ होने वाली है, ये लड़कियां अभी तक नहीं आईं। दिन ढलता देख रश्मि की मम्मी मन ही मन चिंतित हो उठी। आयुष, छत से देखो, दीदी आती दिख रही है क्या? माँ की आवाज़ सुनते ही आयुष पढ़ाई छोड़कर भागता हुआ छत की ओर गया। अरे अरे, ध्यान से देखकर धीरे से जाओ, भागो नहीं। माँ की आवाज़ अनसुनी करता हुआ आयुष शीघ्रता से छत पर पहुंच गया। मम्मी दोनों आती दिख रही हैं, किंतु अभी दूर हैं, कमल वस्त्रालय के पास हैं। मम्मी धीरे धीरे बड़े आराम से बातें करती आ रही हैं दोनों। शाम हो रही है, जल्दी जल्दी नहीं आ पा रही हैं। आयुष ने बहनों के आने की सूचना तो दी, किंतु बहनें उसे अपने साथ घुमाने नहीं ले गई थीं, इसीलिए थोड़ी सी उनकी शिकायत भी माँ से कर दी। माँ उसके कहने का अर्थ समझ गई थी। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, माँ ने कहा। माँ जानती हैं कि बच्चों के आपस में शिकवा शिकायत नोक झोंक चलती रहती है। रश्मि अगले वर्ष 10वीं की परीक्षा देगी। वो कहती है कि इस वर्ष की अपेक्षा अगले वर्ष उसे अधिक पढ़ना होगा। अभी इधर होने वाले अवकाश के दिनों में अपनी छोटी बहन व सहेलियों के साथ बारिश में कभी धान की रुपाई देखने, जाड़े के दिनों में खेतों में हरी मटर खाने, तो कभी गन्ना खाने निकल जाती है। आम के वृक्षों पर जब टिकोरे अर्थात अमियाँ लगती हैं, तब भाई बहनों व आसपास के बच्चों के साथ बागों से टिकोरे बीनने निकल जाती है। चाहे लाख कहो, पर बच्चे सुनते नहीं हैं कि अभी किसी दिन जरा सी आंधी आएगी और टिकोरे कौड़ियों के भाव बिकेंगे, कोई पूछने वाला ना होगा। आवश्यकता होगी तो अमियाँ बाजार से मंगा लेंगे, किंतु बच्चे मानते नहीं हैं। कहते हैं कि बगिया में जाकर टिकोरे बीनने में अच्छा लगता है। रश्मि की माँ चाहती है कि 1-2 वर्ष के अंदर उसका विवाह हो जाए,
रश्मि की उम्र की कई लड़कियों का तो यहाँ ब्याह हो चुका है। रश्मि के पापा कभी भी उसके विवाह की चर्चा नहीं करते, ना कोई तैयारी करते दिखाई देते हैं। अपनी चिंता वो रश्मि के पापा से प्रकट भी करती। नहीं, अभी नहीं, अभी तो 9वीं कक्षा में है। आजकल लड़कियां खूब पढ़ लिख ले रही हैं, तब जाकर उनके माता पिता उनके विवाह के बारे में सोचते हैं। मैं रश्मि को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उसका विवाह शहर में करूंगा जिससे वो सुखी रहे। अपने पति की बातें सुनकर रश्मि की माँ चुप हो जाती। वो सोचती कि ठीक ही तो कह रहे हैं उनके पति। रश्मि शहर में रहेगी तो सुखी रहेगी। यहाँ की अपेक्षा बड़े शहरों में सभी सुविधाएं हैं। भले ही ये छोटा शहर है, लड़कियां यहाँ भी खूब पढ़ लिख रही हैं, फिर भी यहाँ शहर वाली बात नहीं है। रश्मि खूब पढ़ेगी, बड़े शहर में उसका ब्याह हो जाएगा तो खूब सुखी रहेगी। शनय शनय समय व्यतीत होता जा रहा है। रश्मि और अंशिका सदा साथ साथ पढ़ने जाती। पढ़ाई के साथ साथ वे खूब खेलती कूदती घूमती फिरती। ग्रीष्म अवकाश के दिनों में भोर में उठकर अपनी सहेलियों के साथ बागों खेतों की ओर घूमने निकल जाती। कभी घर के सामने के अपने बगीचे में फोल्डिंग चारपाई मंगवा कर अपनी सहेलियों के साथ आम के वृक्ष के नीचे बैठकर खूब गप्पे मारती। बाग में लगे अमरूदों के पेड़ों से कच्चे पक्के अमरूद तोड़कर खाती। जब आम पकने लगते तो दोनों बहनें अपनी सहेलियों को बुलाकर अपनी बगिया में आम की दावत करती। कितना अच्छा लगता। बहुत मनमोहक दिन थे, किसी रंग बिरंगे कोमल खूबसूरत परिंदे के समान। किसी को क्या पता था कि समय रूपी ये खूबसूरत परिंदा बहुत तेजी से उड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रश्मि ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली। वो अत्यंत प्रसन्न थी। माँ, मैं अब 11वीं क्लास में चली गई हूँ। इस बार मैं अपने बर्थडे पे खूब अच्छा अपनी पसंद का सूट लूँगी और अपनी सहेलियों को घर पर बुलाऊँगी। शाम को केक भी काटूँगी। रश्मि ने माँ से कहा। हाँ हाँ, सब हो जाएगा मेरी बिटिया। हम तो पिछले वर्ष ही कह रहे थे, तुम्ही ने मना कर दिया था कि इस वर्ष बोर्ड का एग्ज़ाम है, अगले वर्ष बर्थडे मनाऊँगी। माँ ने स्नेह करते हुए कहा। हाँ माँ, इस बार मैं अपनी सहेलियों को बुलाऊँगी। रश्मि ने पुनः कहा। हाँ हाँ, मैं कब मना कर रही हूँ, माँ ने कहा। मम्मी क्या बनाएंगी खाने में उस दिन सबके लिए? रश्मि अपने बर्थडे के बारे में माँ से खूब बातें करना चाह रही थी। बना दूंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी तुम कहोगी उस दिन सब बना दूंगी। बर्थडे आने तो दो, माँ ने कहा। मम्मी की बातें सुनकर रश्मि संतुष्ट होती हुई बाहर दालान की ओर चली गई। माँ भी घर के कामों में लग गई। दिन इतनी शीघ्रता से व्यतीत होते जा रहे थे जैसे समय को पंख लग गए हों। समय के साथ रश्मि का कद भी खूब निकल आया। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। देखते देखते 2 वर्ष और व्यतीत हो गए। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर रश्मि ने इस वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया। अंशिका भी इस वर्ष 12वीं कक्षा की परीक्षा दे रही थी। सुनिए, लड़की सयानी हो रही है, अब हमें रश्मि के लिए वर देखना प्रारंभ कर देना चाहिए। एक दिन रश्मि की माँ ने अपने पति से कहा। अभी से? अभी तो रश्मि ने स्नातक भी नहीं किया, अभी उसे और पढ़ने दो। पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो विवाह होने में देर नहीं होगी, अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा। रश्मि के पिता गोविंद शरण जी ने कहा। छोटी उम्र में अब कोई लड़कियों का विवाह नहीं करता, ये सब गांव देहात की पुरानी बातें हैं। शहरों में रहने वाले पढ़ी लिखी समझदार लड़की चाहते हैं। रश्मि की माँ को उहापोह की स्थिति में देखकर गोविंद शरण जी ने आगे कहा। ठीक ही तो कह रहे हैं रश्मि के पापा, 1-1.5 वर्ष में क्या चला जाएगा। रश्मि BA पूरा कर लेगी तो उसके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। रश्मि की माँ ने मन ही मन सोचा और संतुष्ट हो गई। रश्मि और अंशिका खूब मन लगाकर पढ़ रही थीं। पढ़ाई के साथ साथ वे घर के कामों में माँ का हाथ भी बटाती। बस इसी प्रकार हंसते खेलते दिन व्यतीत होते जा रहे थे। रश्मि की माँ, सुनो, रश्मि के लिए एक रिश्ता आया है। मेरे एक मित्र के रिश्तेदार जो कि शहर में रहते हैं, उन्होंने एक लड़का बताया है। एक दिन रश्मि के पापा ने कहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जाकर देख आइए। रश्मि की माँ ने खुश होते हुए कहा। गोविंद शरण जी ने अपने मित्र के साथ लड़का देखने का मन बना लिया। वो भी चाहते थे कि कोई अच्छा लड़का मिले तो रश्मि का विवाह तय कर दें।
कुछ माह पश्चात रश्मि का स्नातक फाइनल की परीक्षा है, उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, विवाह तय रहेगा तो उन्हें विवाह की तैयारी करने का समय मिल जाएगा। कुछ दिनों पश्चात गोविंद शरण जी अपने मित्र के साथ रश्मि के लिए वर देखने चल दिए। उनकी ट्रेन बड़े शहर की ओर चल दी। बड़े शहर के स्टेशन पर पहुंचकर गोविंद शरण जी ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर पैर रखा और स्टेशन की भव्यता देखते रह गए। कहाँ उनका वो छोटा सा शहर जिसके रेलवे स्टेशन पर मात्र ट्रेन की 2 पटरियाँ, कहाँ ये अनेक पटरियाँ और पटरियों के पास साफ सुथरे चौड़े प्लेटफॉर्म। इस समय शाम होने में अभी समय है और अभी से सारे प्लेटफॉर्म रंग बिरंगी असंख्य लाइटों से जगमग जगमग करने लगे हैं। ये सब देखकर उनके मन में प्रसन्नता की एक लहर सी दौड़ गई। कितना भव्य शहर है। उनकी बेटी का ब्याह इतने बड़े शहर में तय हो जाए तो वो बहुत खुश रहेगी। अपने मित्र के साथ वे स्टेशन से बाहर निकल आए। खूब चौड़ी सड़क, बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना, लोगों की भागती हुई भीड़। कदाचित कार्यालय छूटा था और सभी अपने अपने घरों की ओर भाग रहे थे। ऑटो, टैक्सियों, रिक्शे, गाड़ियों की इतनी अच्छी व्यवस्था देख गोविंद शरण जी को बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुरा पड़े। स्टेशन के बाहर आकर उन्होंने टैक्सी बुक की और मित्र के साथ लड़के वालों के घर की ओर चल दिए। रास्ते भर वो इस शहर को देखते जा रहे थे। शहर के दोनों ओर बड़ी बड़ी दुकानें, मॉल, ऑफिस आदि अपनी भव्यता के साथ खड़े थे। आधुनिक वेशभूषा में सजे संवरे शहरी लोग आ जा रहे थे। इतना बड़ा शहर और उसमें विकसित सुख सुविधाएं देख उनकी प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में वे लड़के वालों के घर पहुंच गए। लड़के का घर शहर के एक पुराने मोहल्ले में था, जिसे देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि शहर बड़ा होता गया होगा, नई नई कॉलोनियाँ बसती गई होंगी। लड़के वाले इस शहर के पुराने रहने वाले हैं, यही कारण है कि वे इस पुराने मोहल्ले के पुश्तैनी घर में रहते हैं। लड़के के पिता ने दरवाज़ा खोला, आदरपूर्वक इन्हें घर के बैठक में बैठाया। बाहर से देखने में लड़के का घर ठीक ठाक था। 2 मंजिल का बना घर था। घर में लड़के के माता पिता के अतिरिक्त एक छोटी बहन थी। परिवार में कुल 4 सदस्य थे। छोटे परिवार के रहने के लिए ये घर पर्याप्त था। बातों बातों में पता चला कि लड़का इसी शहर में नौकरी करता है। वो एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में है, अभी ऑफिस से आया नहीं है। उसके पिता कह रहे थे कि बस आता ही होगा। साथ ही ये भी कि शहर की आबादी बढ़ गई है, सड़कों पर हर समय जाम की समस्या बनी रहती है, अतः कभी कभी आने में विलंब भी हो जाता है। थोड़ी देर में लड़के के पिता एक ट्रे में उन लोगों के लिए जलपान लेकर आ गए। गोविंद शरण जी ने आज ही लौटने के लिए सोचा है, किंतु लड़के से मिलकर ही जाएंगे। विवाह की कोई बात आगे बढ़ाने से पूर्व पूरी तरह संतुष्ट होना आवश्यक है। यही सोचकर गोविंद शरण जी ने लड़के के आने तक रुकने का निर्णय लिया है। लड़के का घर, उसके पिता का स्वभाव सब कुछ अच्छा है। लड़के से मिलना भी आवश्यक है। गोविंद शरण जी व उनके मित्र वहीं बैठे रहे। शाम के लगभग 6:30 बजे लड़का घर आया। गोविंद शरण जी को लड़का भी ठीक लगा। वे अपने साथ लड़की की फ़ोटो लेकर आए थे, जिसे उन्होंने अब लड़के के पिता को दे दिया था। उन्होंने लड़के से बातचीत की, उसकी नौकरी की जानकारी ली और लड़के के घर वालों को अपने घर आने का न्योता देकर वापस आ गए। लड़के के पिता शीघ्र ही पत्नी और बेटे के साथ गोविंद शरण जी के घर आए। रश्मि सबको पसंद आ गई और विवाह की बात पक्की हो गई। आने वाली लगन के शुभ मुहूर्त में धूमधाम से रश्मि का विवाह कर दिया गया। विदा होकर रश्मि ससुराल चली गई। बेटी के जाने के बाद गोविंद शरण जी का घर सूना हो गया। पूरे घर में, दालान में, छत पर, आंगन में, हर जगह छम छम करती, घूमती, चहकती उनकी बेटी घर सूना कर ससुराल के लिए विदा हो गई थी। देखते देखते ये घर उसके लिए पराया हो गया था। ससुराल ही अब उसका घर हो गया था। बेटी के बिना गोविंद शरण जी और उनकी पत्नी का मन नहीं लग रहा था। रश्मि के भाई बहन सभी उसको बहुत याद कर रहे थे। खाते पीते, कहीं भी आते जाते, बात बात में रश्मि की चर्चा करते। आखिर वो इस घर की सबसे बड़ी बेटी थी। उम्र के 22 वर्ष उसने इस घर में सबके साथ व्यतीत किए हैं। उसकी स्मृतियाँ इस घर के कोने कोने में बसी हुई हैं। सुनो रश्मि की मम्मी, उदास ना हो, 4 दिन बाद चौथ में उसे विदा करके ले आऊँगा। पत्नी को उदास देखकर गोविंद शरण जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। 4 दिन व्यतीत हुए और रश्मि को विदा करा गोविंद शरण जी घर ले आए।
रश्मि को देखकर घर में सभी के चेहरे खिल गए, मानो अब से पूर्व पूरे घर ने उदासी की चादर ओढ़ रखी थी जो रश्मि के आते ही हट गई हो। सबको ऐसा लग रहा था जैसे रश्मि को अब कहीं यहाँ से नहीं जाना है। किंतु रश्मि तो यहाँ बस 3-4 दिनों के लिए आई थी। अपने घर वालों का स्नेह देखकर रश्मि भी भाव विह्वल थी। इन 3-4 दिनों में वो भरपूर मायका जी लेना चाहती थी। 3-4 दिनों पश्चात रश्मि का पति यश उसे लेने आ जाएगा, उसे जाना होगा। ये घर तो उसके लिए विवाह पश्चात ही पराया हो चुका है। विवाह पश्चात चौथ जैसी रस्म की अनिवार्यता न होती तो रश्मि अभी माँ के घर ना आ पाती, क्योंकि यश को कार्यालय से शीघ्र अवकाश मिलना मुश्किल था। किसी प्रकार 2 दिन का अवकाश लेकर यश उसे विदा कराने आएगा। रश्मि की ससुराल यहाँ से दूर भी तो है, लगभग पूरा दिन आने जाने में ही लग जाता है। ये संभव नहीं कि जब इच्छा हो रश्मि माँ के घर आए और मिलकर चली जाए। पहले दिन घर में भाई बहनों से खूब गपशप, खूब बातें होती रहीं। शाम को थोड़ा समय निकाल कर वो पास पड़ोस की आंटियों से मिलने गई। दूसरा पूरा दिन उसका अपनी सहेलियों से मिलने में व्यतीत हो गया। तीसरे दिन अपने भाई बहनों व पड़ोस की कुछ हम उम्र सहेलियों के साथ वो खेत, बाग, बगीचों की ओर घूमने निकल गई। वो उन सभी स्थानों पर गई जहाँ वो विवाह से पूर्व भाई बहनों के साथ घूमने जाया करती थी। इन स्थानों पर घूमना इस बार बहुत अच्छा लग रहा था रश्मि को। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृक्ष, लताएं, खेत, बाग, वृक्षों पर चहचहाते रंग बिरंगे पक्षी सभी उससे बातें कर रहे हैं। वो भी उनसे जुड़ाव का अनुभव कर रही थी। ऐसी अनुभूति पहली बार उसे तब हो रही थी जब वो उनसे बिछोड़ने जा रही थी। उन सबको छोड़कर कहीं दूर दूसरे शहर में बसने जा रही थी। पीहर से, उससे जुड़ी इन सभी चीज़ों से उसका इतने दिनों का ही साथ था। अब विदा होकर जाएगी तो पुनः न जाने कब आना हो। 2-4 दिन और मायके में रहने के पश्चात विदा होकर रश्मि ससुराल चली गई। ससुराल के 2 मंजिला घर में रश्मि को ऊपर का कमरा मिल गया, जिसमें रश्मि ने अपनी छोटी सी दुनिया सजा ली। एक कोने में पिता के घर से मिली अलमारी, तो एक और दीवार से लगाकर बिछा पलंग, और वहीं मेज पर प्रतिदिन की आवश्यकता की छोटी बड़ी कुछ वस्तुएं रख ली। दिन व्यतीत होने लगे। रश्मि का पति यश सुबह 9 बजे काम पर निकल जाता। दिन में रश्मि घर के कार्यों में सास का हाथ बटाती थी। दोपहर को थोड़ा आराम करती, शाम को यश घर आ जाता। इसी प्रकार रश्मि के जीवन की चर्या चलती रही। ससुराल में पहली सर्दियां थी रश्मि की। घर के भीतर बिल्कुल भी धूप नहीं आती थी। घर सब ओर से बंद था। दिन में यदि किसी को धूप चाहिए तो उसे छत पर जाना होता था। घर के लोग काम खत्म होते ही दिन में छत पर चले जाते थे। घर के अंदर के कमरों में बहुत ठिठुरन होती थी। घर में आंगन था ही नहीं, होता भी तो घर के चारों ओर इतने ऊंचे ऊंचे घर बन गए थे कि धूप आ ही नहीं पाती थी। धूप सेकने कभी कभी रश्मि भी छत पर जाती। रश्मि के सास ससुर धूप सेकने के लिए दिन के अधिकांश समय छत पर रहते, अतः रश्मि अधिक नहीं जा पाती। सास भी नहीं कहती थी कि नीचे ठंड में सिकुड़ रही हो तो घूंघट कर छत पर आ जाओ। कहने को तो यश के घर के लोग स्वयं को शहर में रहने वाले शहरी मानते हैं, किंतु ससुर के सामने घूंघट निकलवाते हैं। इन शहरियों से अच्छा परिवर्तन तो छोटे शहरों व गांवों के लोगों में आ गया है, जहां महिलाएं शहरी महिलाओं से अधिक आगे बढ़ने व स्वावलंबन की भावना रखती हैं, और लड़कियां घर में साइकिल स्कूटी नहीं है तो न सही वे पिता व भाइयों की मोटरसाइकिलों पर फर्राटे भरती दिख जाती हैं। शनैः शनैः सर्दियां ढलान पर आ गईं। ढलती सर्दियों के पश्चात अपने साथ वसंत को लेकर आ गया है फागुन का महीना। रश्मि का पहला फागुन है ससुराल में। पीहर की स्मृतियां रश्मि को पुनः अपनी ओर खींच रही हैं। फागुन में बहने वाली वासंती हवा, बागों से आती कोयल की कूक, हवाओं में व्याप्त महुए की मादक गंध, नई कोपलें, नव पल्लव, रंग बिरंगे पुष्प, तितलियां, इन सब के बीच अपने आकर्षक रंग बिखेरता मदमस्त चाल से धीरे धीरे आता फगुआ यानी होली। मस्ती और मादकता को आमंत्रण देता प्रतीत होता फगुआ। ऐसे पर्वों में रश्मि को पीहर की खूब याद आती, जब होली से 2-4 दिनों पहले घर घर से उठने वाली गुजिया व पकवानों की मीठी महक से वातावरण मह मह कर उठता। ऐसे मौसम में अपने भाई बहनों व सहेलियों के साथ रश्मि बागों की ओर निकल पड़ती। खेतों में लहराती झूमती गेहूँ तिलहन की फसलें, आम के बौर व पके हुए महुए की भीनी भीनी गंध से वातावरण कितना सुगंधित रहता।
बिरवों पर लहराते पुष्प और कलिकाएं लहरा इठला कर कहती, यही है वसंत। इस ऋतु की पहचान बन चुकी कोयल की मीठी कूक। रश्मि कैसे विस्मृत कर सकती है वो सब कुछ। रश्मि को जब भी कोयल की कूक सुनाई देती, वो भी कोयल जैसे स्वर में कूकने का प्रयत्न करती। रश्मि की प्रसन्नता उस समय और बढ़ जाती जब कोयल उसके कूक के स्वर का प्रत्युत्तर देती हुई रश्मि के साथ कूकती। दोनों ओर से देर तक स्वरों का आदान प्रदान होता रहता। अनजानी अनचीनी वो कोयल रश्मि की मित्र बन जाती। प्रतिवर्ष इसी वसंत ऋतु में तो रश्मि से मिलने आती। ओह, कहाँ है वो दिन, कहाँ है वो मेरी मित्र कोयल। स्मृतियों का भंवर और उसमें डूबती उतराती रश्मि। स्मृतियाँ हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मन के न जाने किस कोने से बहुधा निकल पड़ती हैं। फाग गाते नाचते घूमते होरियारों की वो टोली, होलिका दहन के लिए घर घर से कंडे लकड़ियाँ मांगते उल्लसित बच्चों की टोलियाँ, स्वादिष्ट पकवानों का खाना पीना, होली के दिन भाई बहनों सहेलियों का झुंड बनाकर आसपास के घरों के बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लेने जाना। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गया वो सब कुछ। कहाँ छोड़कर आ गई रश्मि वो सब कुछ, यहाँ इस अजनबी शहर में। ओह, इन स्मृतियों का क्या करे जो गाहे बगाहे उसके समीप दबे पांव आ जाती हैं। रश्मि प्रतीक्षा कर रही थी कि कब यश और उसके पापा बाजार जाकर होली के पकवान बनाने की सामग्री लाएंगे, कब वो अपनी सास के साथ मिलकर गुजिये पुए नमकीन आदि बनवाएगी। होली में बस 3 ही दिन शेष हैं। रश्मि की पहली होली जो ससुराल में है। उत्सुकता स्वाभाविक है। सामान तो अब तक आ जाना चाहिए। अगले दिन यश और उसके पापा बाजार से बनी बनाई गुजिया, कुछ नमकीन के पैकेट और पापड़ आदि ले आए और हो गई होली की तैयारी पूरी। होली ही क्यों, लगभग सारे पर्व रश्मि ऐसे ही मनाती चली गई, शहरी तौर तरीकों से। इन तौर तरीकों से उसे मनाना भी आ गया। पीहर की स्मृतियों को परे धकेल कर धीरे धीरे जीना भी सीख रही थी। समय आगे बढ़ता जा रहा था। रश्मि 2 बच्चों की माँ बन गई। उसकी छोटी बहन अंशिका का भी ब्याह हो गया, किंतु बड़े शहर में नहीं, अपितु मायके के पास के एक छोटे से शहर में। अंशिका के साथ एक चीज़ अच्छी थी कि पीहर के समीप होने के कारण जब भी उसकी इच्छा होती पीहर आ जाती। अंशिका के पति उसी शहर में सिंचाई विभाग में कार्यरत थे। अंशिका के विवाह में रश्मि गई थी। उसे वहाँ इतना अच्छा लगा मानो प्रथम बार विधि विधान से ऐसा विवाह होते देख रही हो। 5 दिन पूर्व से प्रारंभ हो चुका था विवाह का कार्यक्रम। सभी नाते रिश्तेदारों का जुटान, खूब हंसी मजाक, नाच गाना, विवाह की अनेक रस्में जैसे छई दरेती, हल्दी मटकोड़, कुआं पूजन, देव पूजन, पितर पूजन आदि के लिए पास पड़ोस की महिलाओं का सज संवर कर विवाह गीत गाते हुए मंदिर, कुएं और बागों में जाना, कितना सुंदर लगा था सब कुछ। इन सब में रश्मि का मन ऐसा रमा कि कुछ दिनों के लिए वो विस्मृत कर बैठी कि वो विवाहिता है। इन सब के बाद उसे अपनी ससुराल जाना है। ऐसा नहीं कि ये सभी कुछ पहली बार हो रहा था, बल्कि रश्मि के विवाह में भी ये सब कुछ हुआ था, किंतु उसने ये सब कुछ देखा कहाँ, वो तो दुल्हन थी। अंशिका का विवाह संपन्न हो गया। अंशिका की विदाई हो गई। धीरे धीरे 1-2 दिनों में सभी अतिथि, मामा मामी, बुआ मौसी काकी, सबका परिवार भी विदा होकर चला गया। रश्मि को 1-2 दिनों तक और रुकना था, तत्पश्चात उसे भी जाना था। 1-2 दिन तो जैसे 1-2 पल की भांति व्यतीत हो गए। अगली लगन में आयुष अर्थात रश्मि का भाई का भी ब्याह होना है। रश्मि विदा होने लगी तो पापा ने कहा, इतनी जल्दी? रश्मि ने कहा, हाँ बेटा, लड़की देख लिए, बात तय है। इसी शहर के देवपुर गांव की है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी परिवार की है, बस तिथि और साइद घड़ी निकालना है। पापा की बात सुनकर रश्मि को अच्छा लगा। भाई दोनों बहनों से छोटा अवश्य है, किंतु विवाह योग्य है, काम भी करने लगा है। उसका विवाह हो जाए ये अच्छा होगा। अंशिका के विवाह के पश्चात माँ पापा के अकेलेपन की साथी आ जाएगी, घर में बहू आ जाएगी तो माँ को बहुत सहारा हो जाएगा। 2 दिनों पश्चात रश्मि माँ के घर से विदा होकर ससुराल आ गई। अब उसकी व्यस्तताएं बढ़ गई थीं। उसका अधिकांश समय बच्चों की देखभाल तथा घर के कार्यों में निकल जाता। उसके पास अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने, सजने संवरने का समय नहीं था। नए कपड़े भी कम ही बनवा पाती। नए कपड़े पहनकर जाती भी तो कहाँ जाती। यश के इक्का दुक्का जो रिश्तेदार इस शहर में थे, वे कभी भी यश के घर नहीं आते थे, ना ही यश के घर से कोई किसी से मिलने जुलने कहीं जाता था।
रश्मि ने इनकी चर्चा सुनी है। ये रिश्तेदार यश के विवाह में आए थे। यश के परिवार के लोग भी उनके घर शादी ब्याह के अवसरों पर ही जाते हैं। नितांत सामाजिकता का अभाव दिखाई देता है शहरों में। तीज त्योहारों में भी नाते रिश्तेदारों से मिलने जाने का प्रचलन यहाँ नहीं दिखाई देता। रश्मि कभी कभार बाजार जाती तो उन्हीं पुराने कपड़ों से काम चला लेती। पर्व त्योहारों पर मायके की स्मृतियाँ उभर आती, किंतु रश्मि उन्हें दबा देती और माँ के घर जाने की इच्छा को मन में ही मार देती। समय आगे बढ़ा। मम्मी पापा की दोनों बेटियां रश्मि और अंशिका अपने अपने घर की हो गई थीं। उनकी कमी बहू ने आकर पूरी कर दी थी। रश्मि मायके कभी कभी ही आ पाती थी, किंतु माँ और भाभी से फ़ोन पर बातें होती रहती। दीदी, हम लोग कल किशोर चाचा की बेटी की शादी में गए थे। छोटी दीदी भी जीजा जी के साथ आई थी। किशोर चाचा ने उनको भी निमंत्रण भेजा था। भाभी की बात रश्मि खूब ध्यान से सुन रही थी। हम सबको वहाँ खूब मज़ा आया। छोटी दीदी नए डिज़ाइन का लहंगा साड़ी पहन कर आई थी, खूब अच्छी लग रही थी, भाभी ने बताया। और रश्मि कल्पनाओं के पंखों पर सवार होकर उड़ती हुई मायके के विवाह समारोह में पहुँच गई। विवाह में ऐसा उत्साह, उमंग, नाच गाना, हर्षोल्लास देखे अरसा हो गया था। यहाँ इतने बड़े शहर में कभी कभी किसी सगे रिश्तेदार के घर से ही निमंत्रण आता है। विवाह में जाओ तो वहाँ अधिकांश चेहरे अपरिचित होते हैं। बस विवाह में औपचारिकता निभाकर आ जाना होता है। उस घर के इक्का दुक्का जो लोग परिचित होते हैं वे भी उस समय काम में व्यस्त दिखते हैं। बड़े शहर और छोटे शहर के यथार्थ के अंतर और अंतर विरोधों के बीच झूलती हुई रश्मि के जीवन के दिन व्यतीत होते जा रहे थे। देखते देखते 10 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच रश्मि की सास चल बसी। अब रश्मि के ऊपर घर के उत्तरदायित्व तो कुछ और बढ़ गए थे। वो घर के कार्यों व बच्चों की शिक्षा दीक्षा के उत्तरदायित्व में सिमट गई थी। उसका सामाजिक दायरा कुछ भी नहीं था। पास पड़ोस भी आपस में एक दूसरे को कम ही जानते पहचानते थे। रश्मि के अपने पापा की भी उम्र हो चली थी। पहले तो कभी कभी रश्मि से मिलने उसके घर आ जाते थे। अब कई वर्ष हो गए हैं उन्हें आए हुए। इस उम्र में इतनी दूर आना उनके लिए संभव नहीं है। फ़ोन से हालचाल का आदान प्रदान हो जाता है। उसे भी मायके गए अरसा हो गया है, किंतु मन तो सदा मायके में ही विचरण करता रहता है। दीदी, मैं माँ के घर गई थी, हफ्ते भर वहाँ रही, बड़ा अच्छा लगा। आज अंशिका का फ़ोन आया था। उसकी बातें सुनकर रश्मि हाँ हूँ कर रही थी। वहाँ उस समय ताई जी के पोते की बरहई थी। ताई जी ने मुझे भी आने के लिए कहा था। पूजा के लिए हम सब काली जी के मंदिर गए थे। गीत मांगर हुआ, पूजा हुई। शाम को हम सबका भोजन वहीं था। अंशिका बताती जा रही थी और रश्मि हाँ हूँ करके बस सुनती जा रही थी। अरे हाँ, एक बात बतानी है तुमसे। वो जो हमारी सहेली थी आराधना, उसका ब्याह भी वहीं पास में ही हुआ है। इस बार मैं और भाभी उसके घर गए थे। हमें देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। दीदी, वो बार बार तुम्हें पूछ रही थी, कह रही थी कि तुम्हारा अच्छा है, बड़े शहर में ब्याह हुआ है। ताई जी के यहाँ भी सब तुम्हें पूछ रहे थे। बहुत दिन हो गए तुम्हें माँ के घर आए हुए। दीदी, कब आओगी तुम? अंशिका की बातें सुनकर रश्मि कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो कैसे बताती अपने बड़े शहर के नीरस और अकेलेपन से भरे हुए जीवन के अनुभवों को? कैसे? और किसी को बताने से सब बदल तो जाएगा नहीं। अंशिका जब भी फ़ोन करती है वो इसी प्रकार खूब बातें करती है। बोलो ना दीदी, कब आओगी? अंशिका ने कहा। आऊँगी समय मिलने पर। रश्मि बस इतना ही बोल पाती। वहाँ की फ़ोटोएं व्हाट्सएप करना। फ़ोन रखते रखते रश्मि ने कहा। ठीक है दीदी, करती हूँ, कहकर अंशिका ने फ़ोन रख दिया। रश्मि सोच रही थी कि कितने दिन हो गए उसे मायके गए हुए, कदाचित 6 वर्ष। अब माँ के घर के नातेदार, रिश्तेदार, उनके बच्चे, पास पड़ोस, नई पीढ़ी के बच्चे सब कैसे दिखते होंगे। जो बच्चे बड़े हो गए होंगे वो अब उसे पहचान पाएंगे भी या नहीं। इतने दिनों में वहाँ बहुत कुछ बदल गया होगा। वो भी तो कितनी बदल गई है। उसके विवाह को 17 वर्ष हो गए हैं। उसका वजन बढ़ गया है। कहीं किसी विशेष समारोह में जाने से पूर्व उसे बालों में डाई लगानी पड़ती है। अपने स्तर से चाहे जितना सज संवर ले, अपनी वास्तविक उम्र से 5-10 वर्ष बड़ी लगती है। सब कुछ तो बदल गया है। रश्मि की बहुत इच्छा होती है कि मायके जाने की, किंतु माँ का घर दूर है। 1 दिन से अधिक लग जाते हैं उसे वहाँ पहुँचने में। फिर 2-4 दिन रुको ना। इतनी दूर जाकर भी सबसे मिलो नहीं तो जाने का लाभ क्या। अपने घर को संभालने वाली वो अकेली है। बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं। यश का भी ऑफिस रहता है।
बड़ा शहर है, यहाँ पास पड़ोस में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। अधिकतर पड़ोसी एक दूसरे को पहचानते भी नहीं हैं। जब भी मैं यश के साथ मिलकर मायके जाने का प्रोग्राम बनाती हूँ, घर में कौन रहेगा, बच्चों को छोड़कर जाएंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा, यदि उन्हें लेकर जाएंगे तो उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा, ऐसे अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं और उनका जाने का प्रोग्राम धरा का धरा रह जाता है। बस बातों में और कल्पनाओं में वो माँ के घर जाकर वापस आ जाती है। माँ का घर पास में तो है नहीं कि आज गए और सबसे मिलजुल कर अगले दिन वापस आ गए, जैसा कि अंशिका करती है जो वहीं पास में ब्याही है। समय व्यतीत होता जा रहा है। समय की नदी में जीवन बहता चला जा रहा है। नदी के मार्ग कहीं हरे भरे खेत, बाग बगीचे, तो कहीं पथरीले तट, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान है, तो कहीं खाली मैदान, उजाड़ बियाबान है। ऐसे विभिन्न पड़ावों से गुजर कर जीवन बहुत आगे बढ़ गया है। अब तो माँ भी नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व जब रश्मि माँ की गैर मौजूदगी में माँ के घर गई थी तो भैया भाभी, बहन के परिवार, पास पड़ोस सबसे मिलकर आ गई थी। उन सबसे भी जिनकी गोद में वो खेलकर बड़ी हुई है, इस उम्मीद में कि वो फिर वापस आएगी तो इन सबसे मिल भी पाएगी या नहीं। शनय शनय इस बड़े शहर में रहते हुए रश्मि को 20 वर्ष हो गए हैं, यानी उसके वैवाहिक जीवन के 20 वर्ष हो गए हैं। रश्मि को अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि एक दिन वो पुनः अपने बचपन में लौट जाएगी, अपने उसी गांव की गलियों में अपना बचपन पुनः जिएगी। अपनी स्मृतियों में वो अपना गांव, गलियां, खेत, बाग, स्कूल, कॉलेज सबको जीवित रखे हुए है। इसी आशा में वो अपना जीवन जीती जा रही है, जैसे कि एक दिन उसे वापस लौटकर उन्हीं दिनों में जाना है, अपने गांव जाना है जिसे विवाह के पश्चात दुनिया पीहर कहती है। उसे ऐसा क्यों लगता है जैसे उसकी जड़ें अपने उसी छोटे से गांव में माँ के घर में छूट गई हैं। वो उन जड़ों की टहनियों से टूटा पत्ता है। जड़ों के बिना शाखाएं कैसे पल्लवित रह सकती हैं। एक ना एक दिन उन्हें अपनी जड़ों के पास जाना है। सहसा रश्मि के मन में ये विचार उठता है कि कदाचित वो तो वृक्ष से टूटा हुआ पत्ता है, टहनियाँ नहीं। वो टूटा पत्ता जो वृक्ष से टूट कर भी जड़ों के इर्द गिर्द घूमता उड़ता रहेगा, किंतु वापस वृक्ष में जुड़ नहीं पाएगा। वो मृग मरीचिका में जी रही है। मृग मरीचिकाएं मात्र भ्रम उत्पन्न करती हैं। वृक्ष से टूटे पत्ते की कोई जड़ नहीं होती। रश्मि भी टूटा पत्ता है। लड़कियां वृक्ष से टूटा पत्ता होती हैं, उनकी अपनी कोई जड़ नहीं होती है, न पीहर में न ससुराल में। टूटा पत्ता हवाओं के साथ उड़कर गाहे बगाहे अपने वृक्षीय जड़ों के पास जाता अवश्य है, किंतु अगले क्षण किन्हीं हवाओं के साथ उड़कर कहीं दूर चला जाता है, वहाँ जहाँ न उसकी जड़ें हैं न टहनियाँ, मात्र कुछ स्मृतियाँ हैं जिनकी परछाइयों में उसे जीना है। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी दूर न जाना बिटिया। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो, शुभ हो।